हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस मॉडल पेपर का टारगेट कितना है तो 70 प्लस आपको यहां पे लाना है, 80 में से 70 प्लस आपको लाना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देखिए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो रंध्र के द्वारा होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, आपको बताना है। तो चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चूहा का हृदय धड़कन 1 मिनट में लगभग 500 से 600 बार धड़कता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है तो अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, इनमें से सभी का होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं तो न्यूरॉन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है तो यहाँ पे 2H2O बना रहा है। तो बोल रहा है कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ यहाँ पे जल बना रहा है, यानी इन दोनों पदार्थ का यहाँ पे संयोजन हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया हुआ तो संयोजन अभिक्रिया हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका टारगेट कितना है तो 70 प्लस है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जितना भी प्रश्न है ये सभी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आपका यहाँ पे 70 प्लस आना चाहिए 80 में से। और यहाँ पे देखिए वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C6H12O6 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिसमें यहाँ पे कार्बन के परमाणु 6 होते हैं और हाइड्रोजन के परमाणु 12 होते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु 6 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। यहां पे आपको बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इस प्रश्न में आपको बताना है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसे कहां पे रखा जाता है तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, कैसे होता है तो ये अंतर्ग्रहण से होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9
9 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो ये क्षारीय धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो जीवधारी होता है वो क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे वायु, जल और मिट्टी ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखने में ये आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है उसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। यहां पे थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है और तरंग दैर्ध्य को ऐसे सूचित किया जाता है एंगस्ट्रॉम को। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। ये सभी क्या है, अधातु हैं। और जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधातु हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेफाइड क्या है, ये अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेंसिल की नीब बनी होती है, जो पेंसिल बचपन में हम लोग लिखते थे पेंसिल से, उसकी जो नीब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहाँ पे देखिए COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपना यहाँ पे टारगेट जो है 70+ का, इसको पूरा टच कर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि आम मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आम मीटर से हम क्या मापते हैं। तो आम मीटर से हम लोग धारा मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र है, इसमें से आपको बताना है कि कौन दर्पण सूत्र है, यहां पे आपको बताना है। तो दर्पण सूत्र इसमें से कौन है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। तो ये लेंस सूत्र होता है, और ये जो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, और ये लेंस सूत्र होता है। तो दोनों को ही आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जाएगा, तो उत्तल लेंस के द्वारा हटाया जाएगा। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर भी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये डार्विन ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यहां पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 25 नंबर की, पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। तो पुष्पों में पाए जाते हैं, यानी फूलों में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए 70+, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था। तो मटर के पौधे का चयन किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा देखने में। यहाँ पे देखिए हम पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो ये एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की ओजोन परत पाया जाता है। तो जो वायुमंडल के ऊपरी सतह होता है उसमें ओजोन परत पाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेल जो यहाँ पे देखिए जो सोलर
सेल होता है वो किसका बना होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से लवण है। तो यहाँ पे देखिए K2SO4 ये क्या है, लवण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन होता है। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है, लेकिन इसमें ओस्मियम नहीं दिया है। तो इसमें जो दिया है इसमें सबसे भारी धातु कौन है, तो सीजियम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, तो लिथियम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 7 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था 36 नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो जो स्विच होता है वो किस तार में लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो गर्म तार होता है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका लाल रंग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो बायोगैस होता है, जो गोबर गैस होता है, ये अनवीकरणीय स्रोत नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम, कोयला और यहाँ पे प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या होता है, अनवीकरणीय होता है, लेकिन जो बायोगैस होता है ये नवीकरणीय होता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य का वृक्क है वो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल दर्पण में एक बात आपको याद रखना है कि उत्तल जो दर्पण होता है उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी आपको साफ साफ बता दें कि वाहनों के जो मोटर गाड़ी होता है, वो मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43
43 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि आवर्धन का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको बताना है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसका मात्रक नहीं होता है। तो ये साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। इस नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए किसी लेंस की क्षमता यहाँ पे कितना दिया है, 2 डायोप्टर दिया है, तो बोल रहा है इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसे निकालने के लिए सूत्र होता है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यही आपको फोकस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है, जिसमें पावर कितना दिया है यानी क्षमता कितना दिया है, -2 डायोप्टर दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मीटर में इसको बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए -2 और डायोप्टर को मीटर में बदलेंगे तो ये क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है। -2 डायोप्टर मीटर में कितना होगा, तो -2 मीटर इनवर्स, यानी मीटर क्या होता है, बट्टा के नीचे चला जाता है, यानी यहाँ पे देखिए -2 बट्टा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये अब ये क्या हो गया, मीटर में बदल गया। तो यहाँ पे पावर की जगह पे लिख दीजिए -2m और बराबर 1/ क्या हो गया हमारा f हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2 में f से गुणा होगा तो -2f बराबर क्या होगा, 1 में m से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बट्टा यहाँ पे -2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 1 कितना बार में कटेगा, 0.5 बार में कटेगा, यानी f बराबर कितना निकलेगा, -0.5 मीटर निकलेगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है, sin i बट्टा sin r होता है, जिसे हम लोग स्नेल के नियम भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का सूत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए R बराबर क्या होता है, V बटा I, ये क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे आधारित होता है। तो ये धारा के उष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। ये कई बार आपको पढ़ा चुके हैं और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज होता है उसे गर्म तार में जोड़ा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ओस्टर्ड ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी जो पवन चक्की होता है उसको चलने के लिए पवन का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए हवा की चाल। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इससे कम होगा तो पवन चक्की काम नहीं करेगा, ठीक से नहीं चल पाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल में उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर।
53 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा ओजोन परत है उसमें अब धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, तो वो कौन सा गैस कर रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, जिसका नाम CFC भी है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो CFC होता है ये कहां से निकलता है, तो ये फ्रिज से निकलता है ये गैस, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि Fe प्लस CaSO4 यानी यहाँ पे होना चाहिए CuSO4। यहाँ पे देखिए Fe प्लस CuSO4 आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो Cu प्लस FeSO4 ये बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो SO4 है ये कॉपर से विस्थापित होकर कहाँ पे चला जा रहा है, Fe के पास चला जा रहा है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो CaCO3 ये क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्रायोलाइट है ये किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप होती है, क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का ही लिप लगाया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टीन कम अभिक्रियाशील होता है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसीलिए जिंक का लेप नहीं लगाते हैं, टीन का लेप लगाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जो जंगरोधी स्टील क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन है। तो एकमात्र अधातु कौन है, ब्रोमीन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहने वाला अधातु कौन है, तो पारा है, यानी Hg है, तो उसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 62 नंबर कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो OH है ये क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आपको इसमें 70 प्लस लाना है, तो ये आप लोग टारगेट लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। और सभी प्रश्न हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि सामान्य ब्यूटेन का रचना सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि सामान्य ब्यूटेन का रचना सूत्र है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चैन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन का यहाँ पे रचनात्मक सूत्र हुआ। यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे नहीं हुआ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चैन में यहाँ पे 3 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम ऐसे लेंगे तो यहाँ पे भी 3 ही कार्बन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन का रचनात्मक सूत्र कौन है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो मेथनोइक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मेथनोइक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है, तो मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, तो साथ में इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी
में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। इसमें से आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त है जो अभी तक अधूरा है। तो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 66 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पे रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पे रखा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न की सभी हरे पौधे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की वसा का पाचन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितना भी प्रश्न है हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग 70+ यहाँ पे लाएं। तो प्लीज लाइएगा आप लोग जरूर और हमें लास्ट में कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका 70+ आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो ये द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा खून होता है, यानी जो हमारा रक्त होता है, वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसको आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लौह तत्व पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो यहाँ पे देखिए थायराइड जो ग्रंथि होता है उसे कौन सा यहाँ पे हार्मोन निकलता है, ऑक्सिन हार्मोन निकलता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 73 नंबर कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको यहाँ पे सिनेप्सी कहा जाता है। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्सी कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो कहाँ पे निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में ये क्या होता है, निषेचित होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का नर भाग है। इसमें से आपको बताना है कि पुष्प का कौन नर भाग है, तो पुमांग क्या है, यहाँ पे पुष्प का नर भाग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, पुमांग होता है, और पुष्प का स्त्री भाग कौन सा होता है, तो जयांग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो जो यकृत है ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं
अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो अवशेषी अंग क्या होता है कि जो शरीर में रहता है लेकिन शरीर का उसमें कोई काम नहीं रहता है, वो उसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। और शरीर का अवशेषी अंग क्या है, तो अपेंडिक्स है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर कि किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 80 नंबर प्रश्न है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये मटर के पौधे का चुनाव किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व कर चुके हैं और आपका यहाँ पे 70 प्लस आ जाना चाहिए। अगर आपका देखिए 50 से नीचे आ रहा है तो आपको और मेहनत करना है। अगर 50 और 70 के बीच में है तो आप मीडियम में हैं। अगर आपका 70 प्लस आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी काफी अच्छी हो गई है और इसी तैयारी को बरकरार रखना है परीक्षा के लिए, परीक्षा के दिन तक। तो ऐसी अपनी कंडीशन बना के रखिएगा, ऐसे ही अपना तैयारी करते रहिएगा। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 80 प्रश्न में से कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी बता दीजिए, हम आपका कमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, इसको भी आपको क्या करना है, बताना है कि वो कौन सा लेंस है जो किनारे पे पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जो किनारे पे पतला तथा बीच में मोटा होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, यहाँ पे दर्पण है, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में देना है। आपका यहाँ पे कॉमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।